तो ये सबसे बड़ा खुलासा इस मामले में ये है कि आवेदक ने अपने हाथ से लिख करके एक टाइप्ड एप्लीकेशन, उसको उनके साइन, उन्होंने कहा कि मैंने जितने पूर्व में मैंने जितने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी और जितने मैंने प्रथम अपील लगाई थी और जितने मेरी द्वितीय अपील चल रही है, उन सब में मुझे जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और ये अपने कुलपति को उन्होंने लिखित में दिया हुआ है। और वो लिखित में देने के बाद अभी जब हमने पीआईओ को यहाँ पे 25,000 का नोटिस सर्व किया, तो वो पीआईओ इनका वही लेटर की कॉपी लेकर के आया कि सर ये देखिए, उन्होंने खुद ही ये राहुल जी वही वाला मामला था, ये 3,000 पेज वाला। ये वही मामला। हाँ, तो मैंने ये इनसे कहा था कि भाई वो आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बताने के लिए, और जब तक हम लोग चीजें ना देख ले इस पे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। वही है। अब आवेदक अगर खुद, ये बताइए, आवेदक अगर खुद लिख करके दे दे कि मुझे जानकारी की आवश्यकता नहीं है, मेरी सारी आरटीआई एप्लीकेशंस को निरस्त माना जाए, मेरी अपीलों को निरस्त माना जाए, उसके बाद आप पीआईओ को क्या सजा देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं। जबकि श्रीमान जी मैं कुछ कहना चाहूंगा, 6(1) में इन्होंने आवेदन भी किया है कि मुझे सूचना चाहिए और बाद में मुकर रहे हैं इस बात से। हाँ, तो शिव कुमार जी, इस बात का जवाब आपके पास है क्या? आप अभी बहुत इन सब चीजों में उलझे रहेंगे। देखिए, नहीं, ये फोरम यहाँ पे है भी नहीं। बिल्कुल वही मैंने पहले ही कहा कि ये फोरम इसके लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे समाधान लाते हैं, कोई यहाँ पे निर्णय नहीं दे सकते हैं किसी चीज का। आगे बढ़े। अरुण कुमार झा जी, आप बताएं। सर प्रणाम सभी को। अरुण कुमार यादव सर, झांसी से हूं मैं। सर जैसे कि अभी ये जो जिस मामले की बात हो रही है सर, इसी मामले में सर छोटा सा क्वेश्चन मेरा था। मैंने माननीय शैलेश गांधी जी की एक बार एक वक्तव्य को सुना था कि धारा 3 के अंतर्गत ये सूचना सिर्फ एक आम नागरिक के गाना तो नहीं जा रहा होगा जाऊं। जी आप अपना वो कर लीजिए, म्यूट करके रखा करें आप लोग प्लीज। हाँ जी, सिर्फ आम नागरिक को दी जा सकती है। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, आप कौन से अध्यक्ष हैं, क्या हैं, ये चीज अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका आवेदन यदि पीआईओ चाहे तो खारिज कर सकता है। तो इस प्रकरण को सर सोशल मीडिया पे काफी वायरल किया जा रहा है। राहुल जी का ये जो निर्णय हुआ है, मैंने भी देखा सर इसको। तो इसमें सर एक चीज तो ये है कि इन्होंने अपना नाम पदनाम करके सब कुछ ओपन किया हुआ है कि मैं ये अधिकारी, मतलब ये कर्मचारी हूँ, जो भी हैं ये। तो सर एक चीज तो ये नियम विरोध है ना सर, क्योंकि ये आम नागरिक के लिए है, ना कि किसी आप कौन है इससे कोई मायने नहीं रखता ना सर। नहीं, एक मिनट मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मुझे कभी भी याद नहीं है मैंने ये कहा हो कि आपका पोजीशन दें तो खारिज की जाएगी। हाँ, ये जरूर कहा होगा कि अगर सिर्फ पोजीशन के हिसाब से आपने किया कि सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, आपका नाम कहीं नहीं आया तो वो खारिज हो सकती है, क्योंकि सिटीजन का नाम होना जरूरी है। पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप दे तो आपका खारिज होना चाहिए। ये आई थिंक आपकी गैर समझ है दोस्त। बिल्कुल शैलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ आरटीआई हम लोग के पास आती हैं, जैसे उसमें नीचे नाम नहीं होता है, उसमें होता है अध्यक्ष फलाने मोर्चा, बस। जी सर, यही सुना मैंने। हाँ, तो वो वैसी नहीं एंटरटेनेबल है। अच्छा सर, थैंक यू सर। एक तो ये कंफ्यूजन था मुझे, ये क्लियर हो गया, आप लोगों का धन्यवाद सर। एक सवाल और है मेरा छोटा सा सर। जैसे कि मैं फर्स्ट अपील करता हूं सर, और जो प्रथम अपीली अधिकारी है वो सुनवाई किए बगैर अपना सीधा एक निर्णय उठा के और पीआईओ के माध्यम से मुझे प्रेषित कर दें, और पीआईओ ने उस पे साथ में ये भी सहमति जता दे कि पीआईओ ने जो निर्णय दिया है वो नियम अनुसार सही है, और मेरा कोई पक्ष भी नहीं सुना जाता है और सीधा निर्णय दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सर मतलब एक सद्भावनक तरीके से सर उस पे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है पीआईओ महोदय को, सॉरी उसको प्रथम अपीली अधिकारी को, या नहीं? अरुण कुमार एक मिनट। अच्छा, इनका प्रश्न समझ में आया। देखिए, आप उसी के लिए आयोग बना है। अब आप वहां फिर आपत्ति ना दर्ज कराएं, क्योंकि आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। जी ठीक है, तो उसके बाद जो रास्ता बचता है, आप सीधे आयोग में अपनी बात कहें। ओके सर, ठीक है। देखिए, अगर आप फिर वहां गए तो शायद आपको वही निर्णय दोबारा मिले।
नहीं सर, मैं सर ऐसा इसलिए कहा सर, क्योंकि जैसे कि एक चीज होती है ना कि यदि सुनवाई के दौरान हमारा पक्ष भी सुना जाए और पीआईओ का पक्ष भी सुना जाए, इसके बाद अगर वो निर्णय देते हैं, वो जरूरी भी है कि दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं वो होना चाहिए। या तो आपका कोई, मान लीजिए आप भौतिक रूप से वहां उपस्थित नहीं हो पाते, तो आपका कोई लिखित अभिकथन होना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज ऐसे डॉक्यूमेंट्री वहां पे होना चाहिए जो आपके पक्ष को रिप्रेजेंट करे। जी। और सर, हाँ, जैसे सर आपको बहुत अच्छे से इस बारे में जानकारी होगी कि जब हम जिले के एसएसपी महोदय को आरटीआई लगाते हैं तो वो कभी भी आवेदक का पक्ष नहीं सुनते हैं, सीधा अपना निर्णय सुना देते हैं। आज तक कभी मेरे झांसी जिले में कभी पक्ष नहीं सुना गया। तो आप फिर आयोग में अपनी बात कहें आके, अगर आपका पक्ष नहीं सुना गया है, प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो। आलोक यादव जी, आपका क्या प्रश्न है? आलोक यादव, अपना परिचय। हेलो सर, नमस्ते, मैं उदयपुर से आलोक यादव। सर, मेरा ये प्रश्न था जिसमें मैंने भी कुछ आरटीआई लगाई सामाजिक मुद्दों पे उदयपुर में, तो जानबूझ करके इस तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मैं मांग पूछता हूँ, वो जवाब कुछ दे रहे हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा, सूचना के अधिकार में प्राय ये देखा गया कि जानबूझ करके डिले किया जाता है जानकारी देने के लिए। 30 दिन के अंदर इनको जानकारी देनी होती है, लेकिन ये महोदय जी 30 दिन के अंदर अंदर ये जानकारी देते हैं कि आपको हम ये जानकारी नहीं दे सकते हैं, या आके अवलोकन करें, इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, जो कि सीधे से एक तरह से आरटीआई को नकारात्मक रूप में देखने का वो है। क्योंकि फिर मैं प्रथम अपील करूंगा और आयोग में जाऊंगा, जहाँ वर्षों लग जाते हैं। राजस्थान की ये स्थिति है, आयोग में 2 से 3 वर्ष लग रहे हैं वर्तमान में। तो जानबूझ करके जो लोक सूचना अधिकारी वो डिले करते हैं, अपील अधिकारी वो डिले करते हैं। मजबूरन में हमें आयोग में जाना पड़ता है और वहां पर जाके 2-3 साल का वेट करना पड़ता है, और उसके बाद निर्णय आता है कि आपका आवेदन खारिज किया जाता है, या सूचना दिलवाने की बात की जाती है तो सूचना नहीं मिली। ये स्थिति है सर राजस्थान में। हेलो, हाँ, आप तो पहले अपना बैकग्राउंड आप लोग पीछे ठीक कर लिया करिए। बहुत इतनी नॉइज आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। और राजस्थान से संबंधित आपका जो प्रश्न था उसके विषय में गांधी सर इनका जवाब आप ही कुछ भी सुन नहीं पाता हूँ वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ, सारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। वो ये कह रहे थे कि शैलेश सर, उनका ये कहना है कि राजस्थान में बहुत ठीक ढंग से काम नहीं चल रहा है सूचना के अधिकार केस में। जब ये आवेदन लगाते हैं तो 2-3 साल का वेट होता है, तब जाकर के सुनवाई होती है। और पीआईओ जो है इनको मौका भी नहीं देते। पीआईओ कभी इनका जो निराकरण होता है आरटीआई प्रकरण का, वो ठीक ढंग से नहीं करते हैं। और फर्स्ट अपीलीय अधिकारी भी जो है वो भी उसमें कोई काम नहीं करते हैं। और वेटिंग पीरियड भी बहुत लंबा है राजस्थान के। वेटिंग पीरियड लंबा हो ये बिल्कुल हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वापस दोहराता हूँ, 3 हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं। आप भी आपके हाई कोर्ट में जाइए। पूरे देश में अगर हम सिर्फ हाई कोर्ट में पीआई डालें कि 3 हाई कोर्ट के डिसीजन है कि 45 दिन के अंदर सूचना मिलनी चाहिए, कमीशन को देना चाहिए, तो काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। या हम दबाव बनाए। ये सचमुच अभी इसको सूचना का अधिकार हटके इतिहास का अधिकार या पुरातत्व का अधिकार बना रहे हैं। ये हम जब तक एक्सेप्ट करेंगे तब तक तकलीफ है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जी सर, जी सर, ठीक है आलोक जी, आप का उत्तर मिल गया। नितिन गुप्ता जी हैं, नितिन गुप्ता जी अपने आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी सर, नमस्ते। हाँ, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मेरा सब आगरा से हूँ। हाँ, आगरा उत्तर प्रदेश। हाँ बताएं। मेरा सवाल ये प्रीति जी से है। जी नितिन जी बताएं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, बताइए। सर मेरी एक आरटीआई थी। हमने एक आरटीआई आवेदन किया था 5/7/2021 को। उसमें जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, तो फिर हमने फर्स्ट अपील डाली ऑनलाइन 14/10/2021 को।
ठीक है सर, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद फर्स्ट अपील डालने के बाद ऑनलाइन हमें, मतलब हमें तो कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन ऑनलाइन जो होता है वो पोर्टल पर 16/10/2021 को अपलोड कर दी गई। उसमें एक लेटर था, लेकिन उसमें डेट जो डली हुई थी 3/8/2021 डली हुई थी। तो फिर उसकी मैंने अपील डाली थी आयोग में, जिसकी अभी 2/5 को सुनवाई थी आप ही के यहाँ। तो लेकिन नहीं सर, उसमें भी जो जनसूचना अधिकारी द्वारा यही तथ्य प्रस्तुत किया गया कि हमने 3/8/2021 को सूचना दे दी है, जबकि ऑनलाइन स्टेटस है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे तो सब कुछ स्पष्ट है, अभी भी चेक किया जा सकता है कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16/10/2021 को सूचना अपलोड की गई, बशर्ते वो लेटर में उन्होंने बैक डेट लिख करके अपलोड की गई है। ठीक है, एक काम करें, इसमें अगर आपको इस तरह की कोई वो है तो कल लेकिन सर उसमें आपके द्वारा आदेश दे दिया गया सर। जी सर, नहीं, वो मैंने ये कहा है कि एक वो आदेश अगर वैसे कुछ हुए भी हो, कल आप 10:30 बजे अवगत कराएं, फोन करके। एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है? किस नंबर पे सर? एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? वो आपके पास है कि नहीं? क्योंकि पहले जो है ये आगरा मंडल किसी और उसमें था, आप लोग की सुनवाई व्हाट्सएप वगैरह से होती थी ना? जी सर, जी सर। हाँ, अब वो हमारे पास आ गया है, तो भौतिक सुनवाइयां हो रही हैं, उसके बावजूद भी एक व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है। जो है उस पे आप फोन करके अपने फाइल, उस केस नंबर वगैरह बता दें, तो कोई ना कोई हमारे यहाँ से संपर्क करके आपको सूचना देगा क्या हुआ है उसमें, ठीक है? जी। और नहीं सर, उसमें आदेश पारित तो कर दिया गया आपके द्वारा। मान लीजिए आदेश भी पारित हो गया है या निरस्त हो गया है या कोई चीज है, तो आप तुरंत उसमें पुनर्सुनवाई डाल दें, उसको टेकअप किया जाए, ठीक है ना? जी, नियम 12 के तहत सर। हाँ, नियम 12 के, तो उसमें कोई ऐसा जो है वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ही पर्सनली देख रहा हूँ, आप अवगत कराएं और उसमें पुनर्सुनवाई आप डालें, ठीक है? जी सर, जी सर, बिल्कुल आपकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल कोई वो नहीं, ठीक? जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। चैट बॉक्स में कोई दीपक शुक्ला करके हैं, इन्होंने अपनी बात कुछ रखी है इलाहाबाद से। दीपक शुक्ला जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो ऑन करके अजय उप्रेती जी से आप अपना प्रश्न पूछें। क्या आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? चैट बॉक्स में आपने मैसेज डाला है। आप लोग हैंड रेज का भी ऑप्शन चुन लिया करें, तो उसमें से थोड़ा आसानी रहती है सेलेक्ट करने में। दीपक शुक्ला जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। दीपक जी, सवाल मुझसे है या राहुल जी से है? नहीं सर, आप ही से है। अच्छा, बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि जब धारा 18 में हम लोग जो है कंप्लेन डालते हैं, तो ये कंप्लेन में तो केवल जुर्माना होना चाहिए सर, सूचना किस माध्यम से दी आप लोग, एक दिक्कत ये हो जाती है कि एकदम से लोग बात करने लगते हैं जुर्माना। देखिए, जुर्माना लगाने से पहले 2-3 चीजें जरूरी हैं देखने की। मान लीजिए आपका जो 6(1) आपने आवेदन किया है कि क्या वो सूचना दिलाने लायक है। अब आपने कंप्लेंट करी, ठीक है, हमने देख लिया कि भाई वो सूचना दिलाने लायक है, तो फिर ये होता है कि ये देखा जाएगा कि जो जन सूचना अधिकारी है उसने मान लीजिए विलंब किया तो किन परिस्थितियों में किया। वो साशय विलंब कर रहा था या सूचना नहीं देना चाह रहा था, तो उसको एक एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाता है कि भाई आप बताएं कि क्यों आपने सूचना नहीं दी। क्या ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति रही कि आपने जो है इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से दीपक शुक्ला जी को 18 के तहत आयोग आना पड़ा। अब इन सारी बातों को देखते हुए फिर दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है, ठीक है? सर, दूसरा प्रश्न ये है सर कि मेरी ही जो है आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित कई आरटीआई आप ही के पास है, जिसमें जनसूचनाधिकारी ने ये कहते हुए निस्तारण किया है कि संलग्नक नहीं संलग्न है, जबकि मेरे द्वारा ऑनलाइन आरटीआई डाली गई है। वर्तमान समय में भी जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन दिख रहा है आवेदन, संलग्नक सब दिख रहे हैं। संलग्नक सब दिख रहे हैं, तो आपका केस जब टेकअप होता है तो आप एक बार उपस्थित हो जाइए, अपनी बात मेरे सामने आप और ढंग से रख सकेंगे, निर्णय उसी के तहत हो जाएगा। अब तो आगरा एक्सप्रेस वे बहुत बढ़िया बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो आपके सामने तो उपस्थित ही होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और कोई नाराजगी हो तो बताएं, बाकी तो नहीं सर, नाराजगी नहीं है, प्रश्न हमने कहा कि पूछ लें आपसे, बस यही। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें आप एक चीज समझिए, जन सूचना अधिकार का जो मैं बार बार ये कहता हूँ, अधिनियम की फिलॉसफी ये है
कि मैक्सिमम ऑफ डिस्क्लोजर, मिनिमम ऑफ कंसीलमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का प्रकटीकरण किया जाए और कम से कम तथ्यों को छिपाया जाए, ये इसकी आत्मा है। और दूसरी चीज ये है कि इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो। तीसरी चीज ये है कि इसमें कोई भी सूचना मांगी जाए उसमें व्यक्तिगत हित के बजाय व्यापक जनहित हो। चौथी चीज ये है कि किसी पे दंड लगाने से पहले हम उसको एक मौका जरूर दें कि भाई उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि बिफोर इम्पोजिंग द पेनाल्टी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन। वर्ड रीजनेबल का बड़ा महत्व है उसमें कि एक उनको पीआईओ को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। भाई आपके द्वारा ये ऐसा हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ, आयोग अगर आश्वस्त है दंड लगे तो दंड लगेगा, नहीं आश्वस्त है तो फिर दंड नहीं। और उसके बावजूद भी अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर 226 के तहत जो है माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। वो तो है ही है सर। 4-5 चीजें हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। ललित सोनी जी, आपका परिचय दीजिए और अपनी बात रखिए। ललित सोनी। शिवानंद जी, अब मुझे जरा चलना पड़ रहा है, मैं इजाजत चाहूंगा सबसे। ठीक है सर, हमें लगता है कि बिल्कुल सर आपने सूचित था। और राहुल जी, गांधी जी और आत्मदीप जी को बहुत बहुत नमस्कार। सर नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। हाँ ललित सोनी जी, आप अपनी बात रखिए। उप्रेती सर, एक बार आपको पुनः धन्यवाद। हाँ ललित सोनी जी, हाँ बताएं। सभी वरिष्ठ लोगों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं उज्जैन के बड़नगर से ललित सोनी बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सिर्फ एक जनरल क्वेरी है कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का अलग अलग महत्व है। मुझे जैसे एक आरटीआई अभी एक रेलवे से जुड़ी हुई है जो जनहित के लिए है, मेरा निजी फायदा भी नहीं और किसी का नुकसान भी नहीं, तो उसके में जानकारी। आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो आप लोग ऑन कर लिया करिए, है ना, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है। और जो कि लाइव प्रसारण इसका होता है तो वो कैच भी करता है वहां पर, नहीं तो ये फिर ब्लैंक स्क्रीन आती है लाइव में। हाँ, लाइव जो हो रहा है ना वहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन आती है जब आप लोग बोलते हैं। जी। मेरा सिर्फ एक ये निवेदन था कि जैसे मुझे रेलवे में एक आरटीआई दायर करनी है, तो उसके लिए मैं रतलाम जैसे मंडल है हमारा, तो यहाँ दायर करूं या स्थानीय जो है कि यहाँ का रेलवे स्टेशन है वहां पर दायर करूं? आपको जहाँ भी चाहिए आप दायर कर सकते हैं, मगर ये सोचिए पहले कि आपके अंदाज से ये सूचना कहाँ होने की संभावना है। चूंकि बड़नगर स्टेशन से जुड़ी हुई एक सूचना है जिसके अंदर जनहित की ये जानकारी है कि भाई अभी तक जो ट्रेनें यहाँ रुक रही है एक्सप्रेस जैसे जो है। एक चीज ललित जी, एक चीज मैं एटलीस्ट ये नहीं मानता हूँ कतई कि ये पुरवार करने की जरूरत है कि जनहित में है। बोलने के लिए जनहित है ऐसा आपको पुरवार करने की जरूरत नहीं है। सूचना लेने के लिए भी जनहित होना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम नहीं है तो सूचना मिलनी चाहिए। मगर अगर वो सूचना आपको लगता है कि पीआईओ रेलवे स्टेशन में भी होगा और दफ्तर में भी होगा, पानी पिए के। ठीक, बस मैं यही जानना चाह रहा था कि स्थानीय स्तर पर लगाई जाए। जहां तक आपको ध्यान में है, अगर वहां नहीं है तो वो ट्रांसफर कर देगा। जी ठीक, धन्यवाद सर। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो वीडियो ऑन कर लेते हैं और सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं इत्मीनान से, ऐसा आप लोग मत बैठिए। जैसे राम नरेश जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग अटेंटिव बैठा करें, कुर्सी एक रख लें या पलथी मार करके बैठ जाए सामने। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक ठाक रखें जिससे लगे कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा ना लगे कि बस सो ही रहे हैं। 101 कार्यक्रम हो गए, बस सोते सोते गुजर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में गोविंद पाटीदार जी हैं, वो अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। गोविंद पाटीदार जी बताइए। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर जी, मेरा एक मामला था जिसका संज्ञान जो राहुल सर के भी संज्ञान में है और शैलेश सर, आत्मदीप सर के भी संज्ञान में है। 81I का मामला था जो कि मिनिस्ट्री ने ये कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था पीआईओ ने कि 81I का एग्जाम्पशन लेके। अब उसकी प्रथम अपील मेरे को डेट 27 तारीख दी गई थी, जहां पर मैंने पत्र के थ्रू अपना पत्राचार, अपना तथ्य पेश कर दिए थे, जो कि मेरे को शैलेश सर से मिले हुए थे कि आप ये वाला लगा दीजिएगा उसमें। वो भी लगा दिया। उसके बाद प्रश्नात्मक का मामला मेरे को आत्मदीप सर ने बताया था कि वो वाला जजमेंट का आप रेफरेंस देंगे तो प्रश्नात्मक वाला भी आपका खत्म हो जाएगा। दोनों खत्म होने के बाद मेरे को कोई सूचना ही नहीं मिली सर। वहाँ पे प्रथम अपील की सुनवाई हो गई, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
तो अब मतलब मेरे को पूरे 45 दिन का वेट करना चाहिए या डायरेक्ट अब आयोग में पहुंच जाना चाहिए? क्योंकि 20 दिन में उनने डिस्पोज ऑफ तो कर दिया मामला, पर मेरे को कोई सूचना नहीं दी कि आपको सूचना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ मामला बन रहा है। मतलब 2 दिन पहले सुनवाई खत्म हुई है, 2 दिन पहले हुई है ना? हाँ, तो 2 दिन में ऑर्डर की कॉपी बाय पोस्ट आ जाती है क्या? हाँ सर, मैंने उसमें मेरा एड्रेस दिया ही नहीं था, मैंने ईमेल डाला था उसमें, और जो भी पत्राचार हुए थे सारे बीच के सारे मेरे ईमेल पे ही हुए थे। कम्युनिकेशन के लिए 1 हफ्ता टाइम लग जाता है नॉर्मली, तो आप 1 आध हफ्ता वेट कर सकते हैं सुनवाई की तिथि के बाद, क्योंकि बाय पोस्ट आने में स्पीड पोस्ट यदि हो तो 48 घंटे या 72 घंटे का नियम है, और रजिस्टर्ड यदि है तो 1 हफ्ता टाइम लग जाता है। तो 27 तारीख 2 दिन पहले सुनवाई खत्म हुई है, तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर 1 वीक, और 1 हफ्ता वेट करने के बाद फिर यदि 1 हफ्ता वेट करने के बाद मामला और बना है, इसमें एक मामला और बना है सर। तो मैंने वहां पे मेरे मतलब ऐसे कम्युनिकेशन में कुछ कांटेक्ट बने थे, तो उनसे पूछा मैंने कि सर मेरा मैंने जो तथ्य भेजे थे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने, उनको लिया कि नहीं लिया, कि हाँ वो तो फाइल में दिख रहा है, क्योंकि आरटीआई की फाइल लगभग हर ऑफिस में सामने ही पड़ी होती है, तो वो दिख रहा है। पर जो चीज मैंने मांगी थी वो फाइलें मेरे आरटीआई जाने से पहले तो ऑफिस में थी, उसके बाद वहां पे उनका कहना है कि वो फाइलें भी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो क्या फाइलें नष्ट कर दी गई, ऐसा उन्होंने लिख कर दिया क्या? ग्राउंड नहीं, ये अभी तक दिया कुछ नहीं है ना। समस्या वही आ रही है। वेट करें, देखो अभी तो पीआईओ को भी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली होंगी, पहले तो उसको ऑर्डर की कॉपी मिलेंगी, फिर उसमें ऑर्डर में कुछ लिखा होगा कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो भी सूचना दे, तो वो उसका जो टाइम है वो लेगा, वो सूचना तैयार करेगा। तो अभी तो 2 दिन पहले सुनवाई हुई है, ऑर्डर की कॉपी पीआईओ को मिल गई होंगी, ऐसा आपको लग रहा है क्या? चलिए ठीक है, ये इनको इंतजार करना चाहिए, और गोविंद पाटिल उसमें इंतजार करना चाहिए आपको रीजनेबली 1 आध हफ्ते तक। हाँ, और फिर आप द्वितीय अपील कर दीजिए। यदि आवेदन जिस दिन से आपने दिया है उसका 45 डेज पूरा हो गया है, मतलब प्रथम अपील, तो आप बिल्कुल सेकंड अपील कर दें। उनके ऑर्डर का और बहुत ज्यादा इंतजार आप ना करें, 1 हफ्ते जिस तरह से बता रहे हैं खट्टर जी, वो पर्याप्त रहेगा। इसके बाद आप सीधे उसमें द्वितीय अपील पे चले जाए। उनका यदि कोई ऑर्डर, मुझे भी एक प्रश्न रखना है अपना। मेरे पैसे 5000 लेके 26 पेज जानकारी दी है, और कहाँ से है? पहले आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं? मैं साहित्य पचौरी सागर जिला। साहित्य पचौरी सागर जिला से आप हैं? हाँ बताइए साहित्य जी। सर आपके संज्ञान में मामला है मेरा, मैंने आपसे बात भी की है। 26 पेज की जानकारी दी है 5000 रुपए लेके, और संबंधित प्राचार्य द्वारा मुझे एक कागज लेटर अकेला रखा है कि फलाने नंबर का चेक संकलन है, जो कि उस रजिस्टर्ड डाक में चेक नहीं निकला, गुमराह पूर्ण कर दिया। तो इसमें आपने आरटीआई लगाया था, और आरटीआई लगाने के बाद आपने अपील भी की है क्या? हाँ, द्वितीय अपील में भोपाल भी हो गई है। जी जी। तो क्या द्वितीय अपील की सुनवाई आपकी हुई है इस मामले में? नहीं, अभी हुई है 19 मार्च को सर, द्वितीय अपील की। जी, द्वितीय अपील की सुनवाई हो गई है? नहीं हुई सर, अभी 19 तारीख को रजिस्टर्ड हुई है वहाँ। अच्छा, रजिस्टर्ड हुई है, तो इंतजार करिए द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए, आप इंतजार करिए। इसके लिए आप एक और भी है, धारा 18 की शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं, आपको किसका बैकग्राउंड बहुत नॉइजी आ रहा है, आप इसमें कह सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने 26 पेज की जानकारी 5000 दी है, जो हमें इस तरह से टॉर्चर करने के लिए और गलत तरीके से इन्होंने की हुई है, तो वो भी आपका साथ जल्दी सुनवाई हो जाए। हालांकि जो कंप्लीट रेमेडी है वो आपकी अपील में ही आएगी, तो उसका इंतजार करिए, जल्दी सुनवाई हो जाए। इसके लिए शीघ्र सुनवाई के लिए आप आवेदन लगा सकते हैं वहाँ पर आयोग में, और शीघ्र सुनवाई होगी तो इसमें निश्चित तौर पे उनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी और उनके ऊपर कार्रवाई। पेनाल्टी संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर 3 बार आयोग द्वारा जुर्माना किया गया है, तो भी वो सूचना देने पे इनकार करता है। जी सर। हाँ, ऐसे भी कुछ होते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, दंगों जनपद में भी हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश भी हुए हैं। ये जरूर चिंता का विषय है। इस विषय में शैलेश गांधी सर, क्या किया जाए? कुछ ऐसे एडामेंट होते हैं आपके क्या कहते हैं आपकी जो पीआईओ होते हैं, जिनको बार बार आप जुर्माने भी लगाइए फिर भी वो जानकारी नहीं देते, वो जानकारी बिल्कुल दबा करके बैठते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों पर क्या आयोग कर सकता है? इनका क्या प्रावधान है? डिसिप्लिनरी एक्शन रेकमेंड किया जा सकता है, और अगर बहुत ही खराब है केस तो
उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को चिट्ठी अगर एटलीस्ट एक कॉपी ऑफ ऑर्डर भेजा जा सकता है जिसमें बहुत क्रिटिकली लिखा जा सकता है कि यह आदमी अपना काम ही नहीं कर रहा है, इसके सामने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इतने तक हो सकता है जहां तक मैं जानता हूँ। सर वो ठीक है। एक रास्ता ये है जो मैंने एक आध बार अपनाया था, मैंने समन किया था इंफॉर्मेशन के साथ पीआईओ को, तो इंफॉर्मेशन लेके आ गया था, वो इंफॉर्मेशन लेके मैंने दे दी थी एप्लीकेंट को। ऐसा एक ही बार हुआ है मौका, समन करने का अधिकार है कमीशन को। वो तो सर सब करते हैं, जैसे राहुल जी ने अभी किया है, गंगेओ का भी एक मामला उन्होंने तो काफी कड़क मामला लिया है, कड़ा तक उठाया, यहाँ तक एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है, लेकिन इसके श्रीमान बाद जी से भी निवेदन है कि एक जानकारी और मांगी रही हमने संबंधित में। पहले आप थोड़ा सा हम तो 2000 ले लिए, आप बस ऐसे देते रहो, 10 पेज का 2000 दिए ही क्यों? आपको लिखित जब वो लेटर दिया था उसी समय पे आपको कंप्लेन करना था। अब आप देने के बाद बोल रहे हो कि हमसे 10 पेज के 2000 ले लिए, 30 पेज के 5000 ले लिए। सर ये भी तो इनका ये सही नहीं है ना। आप क्यों दे दिए पैसे? आपको बोलना था कि मुझे लिखित दो कितना पैसे चाहिए, और जो वो लिख के देता है तो उसी समय पे लेटर, तो फिर आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, आपको पैसा नहीं देना चाहिए था। सीधे कंप्लेन सेक्शन 18 के तहत कंप्लेन करिए, और अपील भी उसकी करिए जब टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाए तो, और साथ में कंप्लेन भी करिए। राहुल सर, ये सागर का मामला है इनका, आप इन्होंने ऑलरेडी पैसा जमा कर दिया है। तो भाई अगर पैसा जमा करवा लिया है पीआईओ ने, तो फिर तो ये उसमें फर्स्ट अपील करें, उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं मिलती तो सेकंड अपील करें। सर मैं आयोग आ गया हूँ दूसरी अपील, तो सुनवाई आपके यहाँ करवाना है सर मुझे। मैंने आपके यहाँ संपर्क भी किया था राहुल सर जी के, हमारी सुनवाई हो जाए। मैं सागर से रिलेटेड केसेस की सुनवाई नहीं करता हूँ, तो मेरे यहाँ नहीं हो पाएगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आपको लिखित में एक चीज और है कि क्या ये लिखित में आपके पास ये पीआईओ ने आपको कि ये इतना पैसा पत्र लिखा था कि अनुमानित राशि 5000 रुपए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए इसमें, क्योंकि इसमें तो पूरा सीधा साफ केस है कि पीआईओ को ये जानकारी थी कि इतने नंबर ऑफ पेजेस की जानकारी है, उसने साफ कर लिया। इसका मतलब है कि जानकारी देने योग्य थी और जानकारी इजीली उसके एक्सेस में है, और उसके बाद उसने नंबर ऑफ पेजेस काउंट किए फिर आपको दिया है। तो सारे कहते हैं वो अगेंस्ट ही है, और आपने बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से आपने उसमें अपनी फीस भी जमा कर दी है, तो आपका पलड़ा भारी है। एक्चुअली सर ऐसा भी हुआ है, इनने एक लेटर लिख के हमें दे दिया है कि फलाने नंबर का चेक संकलन है, उसमें चेक नहीं निकला रजिस्टर्ड डाक से, राशि वापस। डाक से नहीं, एक मिनट, चेक से नहीं होता है। पहली बात तो ये फीस चेक से जमा नहीं की जाती है। नहीं मैं सर चेक नहीं, जो राशि हमें वापस की थी उन्होंने, वो राशि वापस नहीं हुई है, वो लेटर अकेला निकला है उनका, चेक नहीं है उसमें संकलन। आप कह रहे हैं आपकी राशि वापस भी कर दी है? नहीं की सर, उसमें लेटर लिखा है कि फलाने नंबर का चेक इसमें लेटर में संकलन है, लेकिन वो चेक नहीं निकला, उसमें लेटर बस है उनका। हाँ, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि आपके द्वारा ऐसा सूचित किया गया है, लेकिन ऐसा मुझे कोई राशि वापस करने का कोई चेक प्राप्त नहीं हुआ है, ये आप लिख दीजिए उसमें। जो भी करिए लिखित में करिए, लिखित में उसका प्रूफ रखिए, कम्युनिकेशन का प्रूफ हमेशा लिखित में रखिए। जी ठीक है, आगे बढ़े। और देव कुमार दास जी हैं, देव कुमार दास जी अपनी बात रखें, कहाँ से हैं? नमस्कार सर, सभी सूचना आयुक्तों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूं, मैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर से हूं। मेरा एक सवाल ये है कि सर, प्रथम अपील अधिकारी अगर प्रथम अपील की सुनवाई के लिए बुलाते हैं और उसमें अपीलकर्ता के द्वारा अगर सही समय उपस्थित होते हैं और उस कार्यालय में अगर कहा जाता है कि अभी प्रथम अपील अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं है, वो किसी जरूरी मीटिंग से गए हुए हैं, तो इसी परिस्थिति में आवेदक को क्या करनी चाहिए? इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। आवेदक को मतलब जब आप आरटीआई लगाने जा रहे हैं
नहीं, मतलब आरटीआई एक्चुअली फाइल किया गया है। मेरा सुनवाई सर जो है कल 28 तारीख थी ना सर, कल को गए थे उनके कार्यालय में। उन्होंने बुलाया था, लिखित में बुलाया था, फोन किया था? प्रथम अपील अधिकारी ने चिट्ठी भेजी थी। आपने प्रथम अपील लगा दी है? जी सर। ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी आपको नहीं मिले? नहीं, लेकिन उपस्थित हुए थे। तो वहां पर जाने के बाद में कहा गया, हम लोग तो उपस्थित थे, पीआईओ भी आए थे। तो फिर हम लोग बोले कि अब क्या करेंगे, तो वहां पर उनके जो ऑफिस के जो रहते हैं बड़ा बाबू, तो उनको कहे कि हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग का उपस्थिति दर्ज कर लीजिए। तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए सिग्नेचर करके आ गए। नहीं, तो जब हम जब बात तो सुनिए, ऐसा है, सुनवाई नहीं हुई ना? नहीं सर। कभी भी किसी भी कागज पे साइन करने से पहले जी सर, ऊपर वो एक लाइन लिख देगा कि मुझे जानकारी की आवश्यकता नहीं है, फिर आप घूमते रहेंगे, हर जगह चक्कर काटते रहेंगे कि अरे मैंने तो कभी लिखा ही नहीं था, मेरे सिग्नेचर मेरे हैं लेकिन लिखा मैंने नहीं है, तो ये कहानी आएगी। कभी भी सिग्नेचर करने से पहले उस पर ऊपर अपनी एक लाइन लिख दीजिए कि आज मैं उपस्थित हुआ था, मेरी सुनवाई नहीं की गई, इतने बजे मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, बस, और फिर साइन करिए। ठीक है। चीज क्या हुआ सर, वहां पर जब गए ना, जाने के बाद में ये सारा रिपोर्ट जो है उनके ही जो असिस्टेंट होते हैं वही बनाते हैं, तो उनके द्वारा ही सारा चीज लिखा गया था। फिर मैंने पढ़ी कि उन्होंने लिखे हैं कि आज को सुनवाई में जो है पीआईओ के द्वारा अपना उपस्थित किया गया था, और जो अपीलार्थी है उनके द्वारा भी किए गए थे, बस यही लिखे। फिर पढ़ने के बाद में हम उनको टोके, क्या हम बोले कि यहाँ पर लिखिए कि प्रथम अपील अधिकारी आज अनुपस्थित है बोल करके। तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया, बोल रहे कि मैं तो अपने सर के खिलाफ में कैसे लिख सकता हूँ, ये तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, वो तो निर्णय में आएंगे जो लिखेंगे। वो तो अब वो होगा ये कि अब वो जब आएंगे, वो उपस्थित नहीं थे, लेकिन जिस दिन आएंगे वो उस पर दोनों फैक्ट्स को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसके बाद अपना फैसला सुना देंगे। उस मामले में ये होगा। इसीलिए मेरा ये कहना था कि उसी समय आप अपने तथ्यों को, कोई भी अपीलार्थी हो, अगर आप फर्स्ट अपील में जा रहे हैं या सूचना आयोग में जा रहे हैं, और सूचना आयोग में जा रहे हैं या फिर प्रथम अपील अधिकारी के सामने जा रहे हैं, अगर आपको नहीं सुना गया है तो आपको लिखित में उसको, उस फैक्ट को उस वहां पर लेकर के आइए, उसमें लिखिए कि आदमी उपस्थित हुआ था लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, है ना, और वो तब साइन करिए। और एक चीज सर, सुनवाई में, प्रथम अपील की सुनवाई में मैं सर प्रथम अपील अधिकारी को या फिर पीआईओ अगर उपस्थित होते उसका नोटशीट देख सकता हूँ मैं वहां पर? बिल्कुल, आप उसका जवाब देख सकते हैं। ये तो आप उसके लिए भी एक आरटीआई लगा सकते हैं, उन्होंने क्या जवाब प्रस्तुत किया है प्रथम अपील अधिकारी के समय। दूसरा, लेकिन अभी झारखंड के लिए तो सबसे मतलब शर्मनाक स्थिति ये है कि वहां अभी तक कोई नियुक्ति तो हुई नहीं है। नहीं, एकदम आयोग में कोई नियुक्ति नहीं, 2018 के बाद खाली है। प्रथम अपील अधिकारी हैं जो मतलब जो डिसीजन वो लें। सुनिए सर, प्रथम अपील अधिकारी का क्या है, मेरा 4 मई को सुनवाई हुई थी, उसमें मेरा 45 दिन खत्म हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने और एक डेट रखी इस 25 तारीख को, मतलब एक एक्स्ट्रा जो है सुनवाई की है 45 डेज के बाद। सही है। अब वो क्या कर सकते हैं आप, झारखंड के मामले में तो हम मतलब इन्हें अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं हम सब लोग। मतलब सूचना आयोग ही नहीं है, फंक्शनल ही नहीं है। जी सर। तो इससे बड़ा मतलब मजाक क्या हो सकता है सूचना के अधिकार अधिनियम का, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जी सर। चलिए एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक चीज में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे उत्तराखंड सूचना आयोग के इस तरह के स्पष्ट निर्देश है कि पीआईओ का जो भी पद है या जो कार्यभार है वो एक भी दिन खाली ना रखा जाए, कि कोई छुट्टी पर चला गया या कोई भी कारण है तो किसी को कार्यभार दे। और विभागीय अपीलीय अधिकारी का कई बार ऐसा होता है कि कोई मीटिंग आ गई, कुछ दूसरे सुनवाई पर चले गए, तो पहली बात तो पीआईओ को तुरंत कैंसलेशन की सूचना दे देनी चाहिए अपीलार्थी को कि आपकी सुनवाई में अमुक तारीख को सुनवाई नहीं हो पाएगी और ये कैंसिल कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया गया है। और दूसरी बात, कभी कभी वो डेलीगेट भी कर जाते हैं दूसरे को, कि जैसे हमारे कॉलेज के प्राचार्य नहीं है
तो उसमें एक्टिंग प्राचार्य कोई ना कोई जरूर होता है। तो जो है एक्टिंग प्राचार्य, तो वो फिर विभागीय अपीलीय अधिकारी का भी कार्यभार हस्तांतरित मानते हुए उस पर वो सुनवाई करके उस मामले को उसी दिन वो डिस्पोज कर देते हैं। तो इसलिए उसको अनावश्यक टाला ना जाए, ताकि उसका जो, क्योंकि एक तो उसको टीएडीए मिलता नहीं है एप्लीकेंट को, एपेलेंट को, फिर वो आने जाने का खर्चा उसका ये हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, बड़े बड़े दूर दूर से लोग कहीं से भी आते हैं। तो ऐसे मामले में ये पीआईओ का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि कैंसलेशन का वो दे, और कोई भी एक भी दिन वो जो कार्यभार है, चाहे पीआईओ का हो चाहे अपीलीय अधिकारी का, वो खाली ना रखा जाए, और उन पर जो भी दूसरे स्थानापन्न अधिकारी हो उनको उस मामले में निर्णय या सुनवाई कर लेनी चाहिए। इस तरह के निर्देश आयोग के हैं। थैंक यू। इसमें प्रियेश यादव का मैसेज आया है चैट बॉक्स में। प्रियेश यादव कुछ गांधी सर से पूछना चाह रहे हैं। प्रियेश यादव हैं क्या? शिवानंद जी, हाँ, गांधी सर से मेरे को ही पूछना था। हेलो, पूछिए। हाँ, गांधी सर, गुड आफ्टरनून। मैंने अपनी एक रिसेंट सेकंड अपील में आपका एक साइटेशन यूज किया है रिगार्डिंग अटेंडेंस रजिस्टर फोटोकॉपीज, जो आपने 2012 में एक डिसीजन दिया था पंजाब एंड सिंध बैंक के अगेंस्ट, जिसमें आपने अलाउ किया था। आपके साइटेशन के साथ एक दो साइटेशन मैंने और दिए, एंड हरियाणा एसआईसी ने जो ऑर्डर पास किया वो ये पास कर दिया कि एसपीआईओ इज एट द लिबर्टी ईदर टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर stating this is third information or to furnish the information। अब जो हमारे रेस्पोंडेंट एसपीआईओ हैं उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया। सर, एम आई ऑडिबल? यस, आई एम ऑडिबल। हाँ, अभी जो रेस्पोंडेंट एसपीआईओ हैं उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि ये सूचना निजी सूचना है तो नहीं दी जाएगी। सो थोड़ा सा मेरे को गाइड करें कि, क्योंकि जो हमारे एसआईसी है वो ही इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए, जबकि मैंने उनको क्लियर किया कि किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है वो पर्सनल नहीं है। आप नेम हटा दीजिए, बट ये तो दिखाइए कि उसने सेवाएं दी हैं या नहीं। सो थोड़ा सा गाइड करें कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से आपके कमीशन का ऑर्डर मेरे ओपिनियन के हिसाब से इलीगल ऑर्डर है। तो इसका अभी रास्ता तो एक ही है कि हाई कोर्ट में जाइए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और एक चीज आप सबको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक जीआर निकाला है, ये इससे हटके बात है बट ये बात शेयर करना चाहता हूं। हम लोग पीछे पड़े से कि सब क्वासी जुडिशियल हियरिंग्स, ऑल क्वासी जुडिशियल हियरिंग्स इन महाराष्ट्र शुड बी ऑफर्ड ऑन अ वर्चुअल बेसिस ऑल्सो। मतलब इंटरनेट के जरिए भी वर्चुअल हियरिंग ऑफर करनी चाहिए सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज को, फॉर आरटीआई के कमीशंस को, आरटीआई के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज को, एंड और भी जो क्वासी जुडिशियल हियरिंग्स होती हैं, कलेक्टर की, तलाटी की, डीएम की होती हैं, ये सब की सब वर्चुअली ऑफर होनी चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपके राज्यों में ऐसा आदेश निकालने का। ओके सर, बट यहाँ एसआईसी ने ना बड़ा अजीब सा डिसीजन दे दिया। फर्स्ट पॉइंट में वो एसपीआईओ को लिबर्टी दे रहे हैं कि आप स्पीकिंग ऑर्डर पास करें या इंफॉर्मेशन दें। सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो 15 डेज में अपना रीजॉइंडर सबमिट करे। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर बकवास है। इट इज एन इररिस्पांसिबल ऑर्डर। इसीलिए तो आपकी एडवाइस चाहिए कि ऐसे में मैं एडवाइस क्या दूं, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं। इसका एक ही हो सकता है, हाई कोर्ट पे जाए, होपफुली हाई कोर्ट शुड गिव यू रिलीफ। ये एब्सोल्युटली वाहियात ऑर्डर है। अब देखिए राहुल सर, कैन यू गिव सम सजेशंस और सम एडवाइस? रिजॉइंडर फाइल करने के लिए बोला है ना अभी। आप स्ट्रॉन्ग रिजॉइंडर, यू मस्ट फाइल स्ट्रॉन्ग रिजॉइंडर इंफॉर्मेशन कमीशन, और उनको बताइए कि अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन कहीं से भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अटेंडेंस जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक तो सेक्शन 2 के तहत रिकॉर्ड की कैटेगरी में आता है अटेंडेंस। पहली बात तो ये, इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। मैं आपको एक अटेंडेंस के ऊपर मेरा एक ऑर्डर है, आप मेरे ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको उसकी कॉपी अवेलेबल करवाऊंगा, क्योंकि हमारा एक केस अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है इसको लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के। तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि सेक्शन 4 को देखिए। सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, जो मंथली रिम्यूनरेशन है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब मंथली रिम्यूनरेशन जो है वो कैसे काउंट होता है? इट्स ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस ओनली। तो एक आप वहां से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा आरटीआई उसके प्रीलिम्स तो देखिए, मेक पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबल टू पब्लिक। अथॉरिटी अकाउंटेबल कैसे बनेगी? अगर ऑफिस जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड पर, अगर आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, दैट्स वन ऑफ द वेज टू मेक पब्लिक अथॉरिटीज अकाउंटेबल टू पब्लिक। आप अगर ये सारी इंफॉर्मेशन छुपाएंगे, आप देखिए कि इवन हाई कोर्ट वुड एग्री टू दिस पॉइंट कि कई जगह कई ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहां पर उनके यहाँ जो अटेंडेंस, अगर वहां पे लोग नहीं बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, नगर निगम का ऑफिस है, आप वहां पर अगर टाइमिंग नहीं है, आपको मालूम ही नहीं कौन कितने बजे आता है, कौन कब आता है, तो इट विल बी ए टोटल, ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या क्याओस रहेगा, कि आप किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही स्पष्ट हैं कि अटेंडेंस इसीलिए सामने रहनी चाहिए ताकि जो भी ऑफिसर हैं उनको भी डर लगे कि भाई अगर हम ऑफिस जा रहे हैं और अपना अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं और ऑफिस जा ही नहीं रहे हैं, अटेंडेंस मार्क हो रही है, सैलरी ले रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द वेज टू मेक पब्लिक अथॉरिटी, आई एम रिपीटिंग, अकाउंटेबल टू पब्लिक। तो ये इन्फॉर्मेशन देने लायक है और बिल्कुल देनी चाहिए। और इसमें आप अपना स्ट्रॉन्ग रिजॉइंडर पहले तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में फाइल करिए। नेक्स्ट स्टेप जैसा गांधी सर ने इसमें सजेस्ट किया है, उसमें हाई कोर्ट वुड बी द एप्रोप्रिएट फॉरम, क्योंकि ये ऑर्डर सही में इवन आई डोंट एग्री कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में रखना चाहिए। और सर इसमें हमें तो लगता है कि जैसे कई सारे संस्थानों में ये फिंगर वाला हो गया है कि मतलब किसी कार्यालय में घुसना है तो अपना फिंगर आप लगाइए और किया जा रहा है। कल को बोलेंगे कि लोग बोलेंगे ये तो पर्सनल है हमारा फिंगरप्रिंट, कल को आप जमीन लिखवा लें, कुछ कर लें, लोग तो फिर इट वुड गो टू अनदर एब्सर्डिटी लेवल ना। बिल्कुल, इवन प्राइवेट संस्थानों में भी इस तरह ही वहां पर फिंगर क्यों लिया जाता है? वो इसलिए लिया जाता है कि भाई आपकी वहां पर ट्रांसपेरेंसी रहे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे, अकाउंटेबल सिस्टम रहे, और जो आदमी मिस कर गया उस समय वो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड पर आ जाए, अगर नहीं आया है तो वो आ जाएगा, उसको फजिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है। पहले क्या करते थे, रजिस्टर रहता था, रजिस्टर अपने हिसाब से कभी भी भर लिया। अब इसमें डिजिटल उसका प्रिंट रहेगा तो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुबह के 10 बजे ऑफिस नहीं आए हैं और ऐसा नहीं कि शाम को जाकर के आपने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया, तो वो तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना टाइम। तो ये सिस्टम क्यों है? अटेंडेंस बेसिकली दिस इज अगेन अटेंडेंस सिस्टम। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया शिवानंद जी आपने। तो ये अटेंडेंस सिस्टम को आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको अकाउंटेबल बना रहे हैं और उसको ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं सिस्टम को। तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने में क्या दिक्कत है? ये मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ राहुल सिंह साहब जी। सर ये हमारे यहाँ भी ऐसा एक लगा था कि बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस सिस्टम है इसमें 4.5 महीने का रिकॉर्ड मांगा गया था हमारे प्राचार्य महोदय का, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का और स्वयं मेरा। फिर ये सूचना जो थी तो उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है एज पर डेफिनेशन ये भी सूचना की श्रेणी में आता है, तो मैंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना है वो सीडी पर राइट करके मैंने दे दिया था। ये फिर खैर कुछ उसके दूसरे ग्रीवेंस है कि लीव एप्लीकेशन और ये भी कुछ चीजें मांगी थी, तो हमने लीव अटेंडेंस ये पूरी सूचना उसको दे दी थी। यह मामला शत्रुघ्न सिंह साहब के सामने भी गया था जो मुख्य सूचना आयुक्त महोदय थे। उन्होंने फिर इस मामले में ये माना था कि पीआईओ मिस्टर वीएम ठक्कर ने जो भी सूचना दे दी है सफिशिएंट है और जो डॉक्यूमेंट एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दी गई, तो सूचना को पर्याप्त मानते हुए वो अपील डिसमिस हो गई थी। लेकिन मैंने 4.5 महीने की अपनी स्वयं की सूचना मैंने दी थी सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बहुत ही बढ़िया। तो आप प्रियेश यादव जी आप ये करिए कि जैसे आप वीरेंद्र कुमार जी से आप ले लीजिए, उन्होंने जो ऑर्डर ये बता रहे हैं उसमें उत्तराखंड का इंफॉर्मेशन कमीशन का शत्रुघ्न सिन्हा जी का ऑर्डर भी है, वो भी आप कलेक्ट कर लीजिए। शैलेश गांधी जी का साइटेशन आपने ऑलरेडी उसमें लगाया हुआ है। एक मेरा ऑर्डर है इसमें यहाँ पर, उसको आप वो कर लीजिए। और इस तरह से आप ये इंफॉर्मेशन जो है उसमें आप इसको आप कंटेस्ट करिए, उसमें I think you'll get the information. You must get the information. ठीक है, कार्यक्रम में आगे बढ़े और नारायण सिंह जी हैं। नारायण सिंह अपने आप को कृपया अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। नारायण सिंह जी। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। मैं सर ये कुछ बातें पूछना चाह रहा था सर। जो है मैंने आरटीआई लगाया है तो उसमें सर उन्होंने 8-1 का हवाला देते हुए उससे सुनिए ऐसे नहीं होता है। आप पहले स्थिर होकर के, आपकी बात बहुत गूंज रही है, लगता है कि मोबाइल आपने कहीं दूर रख दिया है और आप दूर से बात कर रहे हैं। पहले आप अटेंटिवली आप बोलें और
क्या जानकारी आपने मांगी थी जिसको 81J के तहत उन्होंने डिनाई कर दिया? 81J के तहत तो बहुत सारी चीजें डिनाई हो रही हैं, लेकिन आपने क्या जानकारी मांगी थी उस बात के साथ आप बताएं। हाँ सर, मैंने एक तो सर मांगा था इनका जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सर, जो उनका जो मासिक वेतन जो होता है उसके बारे में सर जो है, और दूसरा मांगा था सर जो उनका अपॉइंटमेंट के समय जो उन्होंने जितने सर्टिफिकेट्स जो दिए हैं उसकी सर प्रमाणित प्रतियां जो है। उसके बाद में सर जो उन्होंने या उनके कोई फैमिली मेंबर्स ने कोई वाहन वगैरह खरीदा हो तो उसकी सर जानकारी मांगी थी जो है, उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया है सर जो है। और उसके बाद में सर जो उनके खिलाफ में जो आज तक जितनी कंप्लेंट हुई है या उस कंप्लेंट में जो जांच हुई है तो उसके बारे में भी मांगा था, तो उसके बारे में भी सर उन्होंने मना कर दिया है सर जो है। और उसके बाद में सर उनके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके बारे में मांगा था सर जो है जानकारी जो है, या उनका कितना शिक्षा के ऊपर में कितना व्यय हो रहा है, तो ये भी सर इन्होंने मना कर दिया है सर जो। तो अब आप थोड़ा सा, आप कहाँ से जानकारी आपने मांगा था, किस जिले से, किस प्रदेश से? मैं सर राजस्थान के पाली जिले में हूँ सर जो है। गांधी सर, इन्होंने ये जानकारी मांगी थी, कुछ जानकारी तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत स्वभाव की है, मतलब निजी है, लेकिन नहीं, कुछ जानकारियां जैसे अटेंडेंस वगैरह। ध्यान रखिए, सूचना के अधिकार में जो रिकॉर्ड पब्लिक अथॉरिटी में है वो आपको एक्सेसिबल है। जी सर। अब जैसे उनके बच्चे कौन से होंगे, मेरे ख्याल से वो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं होगा। सैलरी कंप्लेंट वगैरह पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए और मेरे हिसाब से देना चाहिए। मगर इसमें मैं बताऊं, मेरी राय सुप्रीम कोर्ट की राय से अलग है। जी सर। कोर्ट की राय ऐसे है कि ये नहीं दे सकते हैं, मेरी राय ये है कानूनन मैं आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं। अगर आप मुझे ईमेल भेजें तो मैं आपको आर्ग्यूमेंट भेज सकता हूं जिसपे आप अपील कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। और एक चीज वापस दोहरा रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो जाके ढूंढने के आरटीआई में बिल्कुल प्रावधान नहीं है। जी सर। ठीक है नारायण सिंह जी, आप का उम्मीद है कि प्रश्न का जवाब मिल गया। आगे हमारे कई साथी हैं जिन्होंने हैंडल किया। राजेंद्र पुंडगे जी हैं। राजेंद्र पुंडगे जी, आपका पूरा नाम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? आप मोस्ट लाइकली महाराष्ट्र से होंगे, और कहाँ से हैं? जी सर, मैं बेसिकली मेरे महाराष्ट्र से ही हूँ और मेरा नाम राजेंद्र पुंडगे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं सर। और फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होने कर यहाँ से जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। किस डिपार्टमेंट में आप हैं? सर एक PSU है NHPC लिमिटेड सर। ठीक है, बताएं आपका जी प्रश्न। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे निजी मामले के विषय में मैं बोलूंगा सर। उसमें ऐसा है कि मुझे जो है ना मेरे ससुर की नेट इनकम चाहिए थी अंडर 81J के तहत सर। ऐसा अब 81J में जब पढ़ा हूँ तो उसमें ये लिखता है कि जब तक कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा सकता, मतलब जब तक वो नहीं बताया जाता तब तक वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं सर। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर मैं पर्सनली करूंगा तो वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो क्या मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे जो पीड़ित लोग हैं मेरे साथ के, क्या उनके साथ मिलके मुझे सेम क्वेश्चन के लिए RTA डालना पड़ेगा ताकि दिखा सकूं कि मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके ससुर की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए और बेसिकली सैलरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। अभी सेक्शन 41B का मैंने आपको बताया। सेक्शन 41B में सैलरी की जो मंथली रिम्यूनरेशन की जो बात है, आपके जी सर, जी गवर्नमेंट जॉब? जी सर, गवर्नमेंट जॉब से सर से थे सर। स्केल मिल जाएगा उनका, और ये पब्लिक उनका स्केल जो सैलरी स्केल होगा वो आपको मिल जाएगा। जी सर। ये तो जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देने का राजेंद्र जी ऑलरेडी प्रोविजन है। ओके सर, ओके जी RTI फॉर दैट एज पर सेक्शन 4। ओके बस 2 मिनट। उसमें बहुत स्पष्ट है कि मंथली रिम्यूनरेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो तो पब्लिक अथॉरिटीज आपको देंगी। ये इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो उनका पे स्केल रहेगा, और समय समय पर जो डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट की ओर से भी रिलीज होता रहता है कि ये स्केल है, पे स्केल है। ये पे स्केल की इंफॉर्मेशन रिलीज होती है। अपॉइंटमेंट के समय भी पे स्केल की इंफॉर्मेशन रिलीज होती है।
तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। उसके लिए 81J आप क्यों लगाएंगे, तो PIO लगाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ये आपको अनम्यूट करना होगा। ओह सॉरी, इंडिविजुअल नहीं लगा सकता है सर? नहीं, आप इंडिविजुअल लगाइए। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक RTI लगा दी, पहले तो आप उनकी वेबसाइट पर उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर के भी देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पे स्केल की इन्फॉर्मेशन। नहीं, सही बात है सर आपकी। पे स्केल तो मिल जाएगी, वो तो ऑनलाइन से भी मिल जाएगा कि इतना है, परंतु मैं अगर उस एप्लीकेशन करूंगा कि पूछो कि मेरे ससुर की पे स्केल क्या थी, पोस्ट क्या था, तो वो नहीं बताएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पे स्केल किसी भी व्यक्ति का पे स्केल या फिर उसका डेजिग्नेशन, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेक्शन 4(1) के तहत सीओ मोटो ये उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए। ओके सर, ओके, जी जी जी। इन्फॉर्मेशन, अच्छा, इन्फॉर्मेशन को लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने नाम से इंडिविजुअल आप एक RTI सिर्फ दायर करेंगे। अच्छा सर, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ राजेंद्र, पूछिए सर। पहले ही आप पूछ रहे हैं तो पहले आप RTI कर लीजिए। दूसरी बात, मेरा ऑब्जेक्शन जो है, आपने बोला नेट पे, तो देखिए जो ग्रोथ पे है वो पब्लिक है, लेकिन जो नेट पे होता है दैट इज ग्रोथ पे माइनस डिडक्शन, तो जो डिडक्शन की सूचना है वो प्राइवेट होती है। दूसरी बात यह है कि यू आर गोइंग ऑन कंजेक्चर्स और हिपोथेटिकल क्वेश्चंस। पहले आप कर लीजिए, PIO का रिप्लाई आ जाने दीजिए। वो यदि 81J बोलता है देन यू आस्क द क्वेश्चन, इसमें कोई दंड नहीं है ना। आप मांग लीजिए और हो सकता है आपको मिल भी जाए, तो मिल जाती है तो फिर आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है उसमें। नहीं मांगने के लिए आपको कोई मतलब वो रिजेक्ट करता है तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं है। तो आप RTI पहले लगा दीजिए, लेट हिम टेक द डिफेंस। वो यदि डिफेंस देता है तब फिर आपका ये प्रश्न आता है, और उसमें आप ग्रोथ पे मांगिए, नेट पे नहीं, क्योंकि ग्रोथ पे जो है दैट इज पब्लिक, नेट पे जो है दैट इज प्राइवेट, है ना। वो डिडक्शन है, उसका जो एक्सपेंडिचर है, वो अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत सूचना है ना। तो लेट द PIO टेक द डिफेंस। आप RTI लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। PK जी हैं, PK जी क्या पूछना चाह रहे हैं? PK जी, आपका पूरा नाम क्या है, कहाँ से हैं, हैंड रेज किया हुआ है, अपना परिचय दें और फिर पूछें। PK जी, पूरा नाम लिखा करें आप लोग। हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर भी जुड़े हुए। भास्कर प्रभु सर, आपका स्वागत है। कुछ जोड़ना चाहेंगे? अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उनमें आप कुछ? हेलो, नहीं, मैं सुन रहा हूँ, कुछ होगा तो बीच में बोल दूंगा। हाँ, PK जी, हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? और सर, मेरा नाम पुनीत कुमार है। कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ सर। हेलो जी, बताएं। मैंने टैप एप्लीकेशन फाइल किया था, उसके रिगार्डिंग मैंने RTI लगाई थी ये PR इनकम टैक्स कानपुर में। उन्होंने मुझे ये कह के डिनाई किया है कि ये उनका ऑफिस GSR 235E डेटेड 27/3/2008 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए सर? हेलो, क्या जानकारी आपने मांगी थी? मैंने जानकारी मांगी है कि मैंने जो एप्लीकेशन फाइल किया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे चल रही है। इसके अलावा उसमें जिन जिन लोगों का मैंने ये दिया है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है या बेनामी संपत्तियां हैं, उनका मतलब लगभग आपके हिसाब से जो आपने फिलहाल डाटा कलेक्ट किया है, आपके हिसाब से उनकी इनकम्स वगैरह क्या क्या हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपकी मतलब जो एप्लीकेशन है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर है, बट लेकिन अदर और जो भी चीजें आप पूछ रहे हैं वो सारी 235E में एग्जेम्प्टेड हो गई हैं। बी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारी मांग रहे हैं राहुल जी सर। हेलो, हाँ सर, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर मैंने टैप एप्लीकेशन फाइल की है उन सभी की इंफॉर्मेशन तो पर्सनली होंगी उनके लिए। आपने क्या इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन मांगी है? हाँ सर। इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। Until unless you have some larger public interest, आप उसमें कुछ प्रूव कर सकते हैं, और वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट इतना बड़ा हो कि इवन जब मैटर, क्योंकि देखिए आपको विभाग तो मना कर देगा, मैटर आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में आप उस पॉइंट को अपना प्रूव कर सकें
ये इंफॉर्मेशन आने से ये खुलासा हो पाएगा, तब तो सर है तो सर मैटर काफी बड़ा, लेकिन अभी जैसे काफी सबूत मैं दे चुका हूं और बाकी इकट्ठे करके देने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो फिर उसमें वो बन सकता है वैसा मामला, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये कि इनकम टैक्स जो है वो इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन में रखी जाती है, कैटेगरी में रखी जाती है। अगर आप देखिए उसका एक लॉजिक बताता हूँ मैं, क्या लॉजिक होता है जी। इसमें अच्छे चोर चुके गुंडे लोग भी रहते हैं, है ना? क्या सर? इस देश में अच्छे लोगों के अलावा चोर उचक्के गुंडे लोग भी रहते हैं। जी जी सर। अब मान लीजिए कि कोई अपराधी है जी, तो किसी का नेटवर्थ पता करना हो जी, तो वो सबकी आरटीआई लगा करके अपने क्लाइंट्स देखेगा, जहां उसको वसूलनी हो, जहां उसको उठा के ले जाना हो किसी को, जी जी, वो तो आरटीआई लगा करके सबकी नेटवर्थ निकाल लेगा। उसके बाद फिर वो वहां पर मालूम पड़ा कि किडनैपिंग हो गई, हाँ ये तो है सर। वो बोलेगा कि सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो बोलेगा नहीं मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है, आपने तो इतना टैक्स जमा किया है, इतने करोड़ रुपए का आपका ये है, इतने करोड़ की आपकी ये प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं सर? इनका जो केस है पुनीत कुमार जी का, इन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है, तो हमें लगता है कि जब इन्होंने कंप्लेंट की हुई है कुछ इनके पास तथ्य भी हैं। अब सवाल यह है कि इनकी कंप्लेंट पे जांच टाइम पर नहीं हो रही है और वो बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, तो ये कुछ समय तक और इंतजार कर सकते हैं, कुछ और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं उनको कि आप जल्दी जांच करिए, नहीं मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इनको कोर्ट चले जाना चाहिए उस जांच को लेकर के, कोर्ट वैसे भी जांच करवा लेगी इनके तथ्यों के आधार पर, यहाँ पे इनको ज्यादा आरटीआई वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट जो की है। पुनीत जी वैसे भी आपका मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रीवेंस ये है कि कोई इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है। जी जी। अब आपका ये कहना है कि आप उसको एक्सपोज करना चाहते हो जी, तो आप अपने तथ्यों के साथ आप उससे बेटर ये है, देखिए एक्सपोज आप क्या करोगे, एक्शन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही लेगा ना। तो आप ये रखिए, आप ऐसा करिए कि उसमें आप एक काम ये कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग हिज इनकम डिटेल, आप ये करिए कि आप जो आपको लग रहा है कि ये अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है, ऐसा इस टाइप का कुछ मामला है, या फिर ऐसा उनके पास इतना पैसा आता है, वो सारे प्रूफ के साथ आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप उसमें शिकायत करिए, और फिर आप वहां पर आप एक आरटीआई लगा सकते हैं कि मैंने जो शिकायत की थी उस पर क्या कार्रवाई की गई है। जी मैंने एक्चुअली वो शिकायत लगा चुका हूँ जनवरी में। आरटीआई लगा दीजिए। मेरे को फिलहाल एक रिपोर्ट भी दे दी है हल्की सी, वैसे उसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ मेरा फाइल नंबर है और एक 83 पेज की रिपोर्ट में मेरी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन थी वो सारी की सारी चीजें दे दी हैं और उसको टिकिंग कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ होगा तो ही तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा एक उन्होंने दिल्ली में मुझे बुलाया है, आयकर महानिदेशालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल जी हैं निधि सिंह जी, उनके पास, तो वहाँ पे मतलब वो क्या क्या मीटिंग करिए, मीटिंग करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो पा रही है। ओके। और आपको लग रहा है कि आपकी शिकायत जेन्युइन है, आपके पास स्टिल आपके पास प्रूफ है, आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घुमा रहा है, तब आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं इसमें इंक्वायरी को कंप्लीट करवाने के लिए। तो सर इसमें कोर्ट से क्या मदद लिया जा सकता है या कैसे, मैं किससे मिल सकता हूँ इस रिगार्डिंग? कोर्ट में मदद मतलब कोर्ट में आप अपना लॉयर करेंगे और कोर्ट में उसमें जाएंगे, बताएंगे कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है डिस्पाइट ऑल द प्रूफ्स एविडेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शील्ड कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कुछ पैसे का लेन देन किया गया है इसीलिए इसको शील्ड किया जा रहा है। जो भी आपका एप्रीहेंशन है वो कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि इनकी साठगांठ हुई है, इसीलिए इसमें डिस्पाइट हैविंग एविडेंस और मेरे द्वारा शिकायत करने के बावजूद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोर्ट को बोलेंगे कि इसमें इंक्वायरी करवाई जाए। जी जी। पुनीत कुमार जी मैं और भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो सर ने जो उपाय बनाया वो बताया वो बहुत सही है कि इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो आय से ज्यादा संपत्ति जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ये 13(2) में आता है, ठीक है। तो इसमें 13(1) या 13(2) वाला यदि कोई मामला बनता है, डीए जिसको कहते हैं, डीए मतलब डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स या आय से ज्यादा संपत्ति, तो फिर इसमें है कि आप जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या जो विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो आपके स्टेट के जो लोकायुक्त है, उप लोकायुक्त है उनको, या फिर जो ये है इनको शिकायत कर सकते हैं। उसमें वो लोग काम किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
कि जो ब्लैक मनी है दैट इज अनअकाउंटेड मनी। तो पहले वो देखते हैं कि इनकम टैक्स के इसके डिक्लेरेशन क्या क्या है, पिछले 10 साल के जो रिटर्न है वो ब्लॉक रिटर्न फाइल करने का भी मतलब ये उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अधिकार है, तो वो फाइल करने के लिए कह सकता है या उसकी कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। दूसरा होता है आफ्टर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोलेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोलेटिंग जो करते हैं वो सीक्रेटली वो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो से करते हैं। कोलेटिंग में कंपैरिजन किया जाता है कि जो सूचना उसने दी गई है वो कितनी है, या फिर जो एडवोकेट जनरल या जो सीएजी है वहां पे उसने नौकरी में लगा जब से अब तक उसने कितना सैलरी कमाया होगा। उसके बाद फिर जो साबित कैसे करते हैं डीए को कि इसको माना जाता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट। तो जनरली जो सीआरपीसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, वो इस मामले में लागू नहीं होता है। और उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आरोपी का है कि यदि आय से ज्यादा संपत्ति है तो इसका मतलब है कि उसने भ्रष्टाचार से अर्जित की है। और सीबीआई लगभग हर 3 महीने में 100 लोगों को जनरली आय से ज्यादा संपत्ति में पकड़ते रहती है रेड करके। तो वो जब कोलेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या हो जाता है तो उसके बाद फिर वो ये देखते हैं कि किसी ऑफिसर है या कि जिसका रेपुटेशन के मामले में बड़ा मतलब करप्शन के मामले में बड़ा रेपुटेशन है, लेकिन एक ही वो रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में फिर वो मतलब इनकम उसका सैलरी और ये सब डिटेल निकालने के बाद वो कंपैरिजन करते हैं, कोलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन किया जाता है और उसके बाद फिर वो उसको प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया जाता है। उसकी जो ये लेकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता है और वहां पर फिर बर्डन उस अधिकारी का होता है कि वो इनकम यदि उसके पास आई है तो कहाँ से आई है, क्या उसने इनहेरिट किया है या इनहेरिटेंस के कोई डॉक्यूमेंट यदि है। और यदि वो नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री भी इस तरह के मामले में फंसे हुए हैं 3, 4, 5 स्टेट्स के, तो ये आय से ज्यादा संपत्ति को साबित करने का तरीका ये होता है। तो उसमें आप जो अपनी एंटी करप्शन एजेंसीज है वो अलग अलग एजेंसियों को भी कर सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि बेबुनियाद आरोप ना हो, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को केवल आप गलत शिकायत भी देते थे तो उसमें 6 महीने की कैद का प्रावधान है। तो इसलिए ये देखिए कि कोई चीज दुर्भावना से या वो गलत चीज से ना हो। दूसरा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का चूंकि अधिकार आपको नहीं है जितने जांच एजेंसी को होते हैं, तो ऐसे मामले में आप शिकायत उसमें कर सकते हैं। लोकायुक्त में यदि करेंगे तो आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा और वो शपथ पत्र के बाद ही वो कार्रवाई उसमें शुरू करेंगे। तो ये कुछ दूसरे उपाय है जो आप कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। जी सर कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र जी ने काफी अच्छा सजेशन दिया है, तो हाँ इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये फॉलो कर सकते हैं पुनीत जी और इसका काफी लाभ मिलेगा। सत्येंद्र सिंह चौहान पत्रकार साहब, बताएं राजगढ़ से। जी सर, आप सभी को नमस्ते, राहुल सर वगैरह आपको। अभी 1 से 1.5 घंटे पहले मैं ये सुन रहा था सर में प्रोग्राम में कि आज हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही थी कि सूचना आयोग में काफी दिनों तक केस पेंडिंग रहते हैं। अभी आपने शिवानंद जी ने बताया था, बोले कि 6 महीने तक मध्य प्रदेश सूचना आयोग में केस पेंडिंग रहते हैं। हालांकि इससे ज्यादा है, साल भर तक के केस पेंडिंग है, इससे ज्यादा रहते हैं। मैंने ये कहा कि वर्तमान में स्थितियां, मैंने ये कहा था कि वर्तमान में स्थितियां सुधरी हैं और हम अपनी बात बता रहे थे अपने संभाग की, क्योंकि जो पेंडेंसी थी पिछली वाली वो खत्म हो गई थी और अब जो है 2021 के प्रकरण 20 के 22 के प्रकरण दिए जा रहे हैं और बहुत जगह और भी ज्यादा। उस पे उत्पत्ति जी ने भी बड़ा अच्छा अभी एक जजमेंट बताया था कि बोले कि उत्तर प्रदेश में एक जजमेंट दे दिए, जो हाई कोर्ट गए थे उनका एक जजमेंट आया है कि ये तीसरा अब तक का जजमेंट है कि जिसको जल्द से जल्द सुनवाई करें और उसके लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो उनके वार्डन में इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग से और एक कर्मचारी इनको मिले जिससे कि इनको केस की सुनवाई करने में और फायदेमंद हुआ, अतिरिक्त उनको कर्मचारी मिले, ये हाई कोर्ट के उसमें। लेकिन अभी मैंने भी एक विचार करा था कि क्यों ना हम भी हाई कोर्ट जाएं और मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्तों की संख्या बढ़वाएं या इस प्रकार से कर्मचारी बढ़वाएं, ये मैंने एक अभी सोचा था। लेकिन अभी हाल ही में एक दैनिक भास्कर के, मैंने आपको शिवानंद जी मैंने व्हाट्सएप भी करा था, वो शायद से दैनिक भास्कर की कटिंग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, तो साहब आप वो फैसला पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि क्या तो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाकी सब 28 राज्यों में ये डिमांड थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस होना चाहिए और 8 केंद्र शासित राज्यों में, जिससे कि उसमें केस फाइल हो सके, क्योंकि केस इसलिए नहीं लग सकते थे क्योंकि उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ उसके सुपीरियर बेंच है और बाकी राज्यों में नहीं थी। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट देखिएगा साहब आप, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि साहब क्या जरूरत है,
नेशनल गेम ट्रिब्यूनल में तो इतने केस ही नहीं आ रहे, इतने केस पेंडिंग ही नहीं है। अब आप 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित राज्यों में और ब्रांचेस खुलवा दोगे तो वो फुर्सत में बैठे रहेंगे, सैलरीज कहाँ रहेगी, कैसे क्या करेंगे? मतलब इस प्रकार का जजमेंट, अरे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पैसे देना था? नहीं, सरकार वो सत्येंद्र जी, सरकार आपने आपने बहुत सही बात कहा, लेकिन इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का भी पक्ष समझिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसले डेटाबेस के आधार पर देता है, ठीक है। उन्होंने स्टडी किया होगा जितने भी ऐसे मामले आ रहे हैं। अभी आप अपने भोपाल का देख लीजिए, केस इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ सुनो यार तो पेंडिंग पड़े साहब, ये कैसे क्या कह दिया क्योंकि केस ही नहीं है वहाँ पे। अरे ब्रांचेस खोलने की डिमांडेशन हो रही है, ब्रांच खुलेगी तो केस बढ़ेंगे। नहीं, एनजीटी में मकसद तो यही था साहब। एनजीटी में भोपाल में कितने केसेस हैं? आपको डेटा अपने पास एमपी का है? जी साहब, वो तो सुनवाई नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का और किसी कोर्ट का फेवर नहीं ले रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो सही है। सबसे पहले हम लोगों को एनजीटी में पर्याप्त केस फाइल करने चाहिए हर स्टेट में। जैसे भोपाल में हमारे यहाँ एनजीटी है और एनजीटी जो सेंट्रल है वहां पर दिल्ली में। जब हम हर व्यक्ति इतना जागरूक हो जाएगा कि वो अपने ग्राम पंचायत का भी मामला है, 2 पेड़ भी कटे हुए हैं, तो यदि वो कंप्लेंट फाइल करता है तो इससे वहां पर जब अंबार लगेगा केसेस का, तो ये एनजीटी को भी पता चलेगा, सरकार को भी पता चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी पता चलेगा कि हाँ जनता जागरूक हो गई है, वो प्रकरण ला रही है, पर्यावरण के प्रति वो सतर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सो रहे हैं सब, हम में से कोई ये सब काम करना नहीं चाहता है। तो वो तो डेटाबेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। सीधी सी बात है, उसने देखा होगा कि भाई एनजीटी में इतने केसेस ही नहीं आ रहे हैं, फालतू में बोल रहे हैं। अभी हमारे जजेज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेज नहीं है, सूचना आयुक्त नहीं है, क्वासी जुडिशियल प्लेसेस पूरे खाली हैं लगभग। तो यहाँ तो पहले भरपाई कर नहीं पा रहे हैं, सूचना आयोग में पर्याप्त वर्कर्स नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि एनजीटी की ब्रांचेस खोल लो। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ये हमारी गलती है, हम जो जनता है ना, ये हमारी गलती है। हम उतने जागरूक नहीं है, या जागरूक हैं तो सिर्फ हम अपने में कंसंट्रेट, हम अपना सिर्फ सोच रहे हैं। हम चलिए कल ही 1 हफ्ते के अंदर हम लोग केस फाइल करते हैं ना। हर व्यक्ति यदि एक भी लेटर एनजीटी को देता है कि साहब हमारे यहाँ 2 काट लिए, इन्होंने परमिशन नहीं दी, हमारे यहाँ ये स्थिति है, यहाँ पे पर्यावरण की ये गड़बड़ी है, हमारे यहाँ जंगल विभाग की ये गड़बड़ी, यहाँ पे खनन हो रहा है, ऐसा, तब फिर उनको समझ में आएगा। तो इसका समाधान हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिया होगा, और हमें उसका सोचने की जरूरत है। जी सर शिवानंद जी, इसमें शिवानंद जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। वीरेंद्र जी एक 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ वीरेंद्र जी, ये शिवानंद जी, कि ये जो आप बता रहे हो ना, ये वकीलात संघ वालों ने लगाई थी। वकीलों ने ये तर्क दिया था कि साहब ब्रांचेस जैसे कि जबलपुर में भी बनाओ, मध्य प्रदेश में भी क्यों है, आप जबलपुर में करो, आप इंदौर में भी एक करो, आप भोपाल में ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको केस लगाने में आफत पड़ रही है साहब। ये तर्क दिया है वकीलों ने, क्योंकि उनको केस लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, केस में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सत्येंद्र जी, इसमें मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बात ये देखा जाता है कि आपके एक्ट में प्रावधान है क्या ब्रांच बनाने का, क्योंकि जब बेंच बनाने की या इस तरह की बात आती है, सूचना आयोग का भी इस तरह का ये हुआ था, तो उसमें कुछ हाईकोर्ट ने इस तरह के निर्णय दिए थे कि सूचना आयोग जो है वो बेंच स्थापित नहीं कर सकता है। तो पहला ये देखा जाता है कि जो आपका एक्ट है, जो एनजीटी का 2010 का एक्ट है, उसमें इस तरह का प्रावधान है क्या। जो ईपीए बना था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो इसी वजह से पास हुआ था कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। दूसरी बात, जब एनजीटी बना तो शुरुआत में ये जब चीजें नहीं थी तो ये सब पीआईएल में आता था, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एनजीटी बन गया तो उन्होंने जितने भी मामले थे उनके पास पेंडिंग, सैकड़ों या हजारों की संख्या में थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब के सब केसेस सीधे एनजीटी को कर दिया कि आप इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पर पहले निर्णय दीजिए एंड वी शैल सिट इन द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो जो मामले उन्होंने ओरिजिनल या पीआईएल के फॉर्म में लिए थे वो एनजीटी को सबके सब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिए थे कि पहले आप इस पर निर्णय दीजिए और फिर हम अपील के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील में सुनवाई होगी। तो ये एनजीटी का स्टेटस है। आप इसमें ये देखिए कि एनजीटी के एक्ट में पहली बात बेंच बनाने का प्रावधान है क्या, और फिर जो केसेस है या पेंडेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट इस डेटा के आधार पर ही निर्णय देता है कि वो कहाँ पर बननी चाहिए, पहली बात बननी चाहिए या बनाने का अधिकार भी है या नहीं है। तो वो चीज आप देख लीजिए और उसके आधार पर वो जो निर्णय है वो आप देखिए कि वो सही है या गलत है या उसमें क्या किया जा सकता है। थैंक यू। अब आखिरी सर मेरा शिवानंद जी राहुल सर से मेरा थोड़ा सा निवेदन है साहब कि आप किसी दिन राहुल सर एनजी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुख्य जस्टिस को भी आप इस कार्यक्रम में लाएं तो सर राहुल सर आपसे थोड़ा निवेदन है।
सर आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लें। देखिए, हम तो ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि जितनी अथॉरिटीज हैं वो सब, उनको जनता के साथ संवाद कायम करना चाहिए और दूसरे जो पक्ष को सुनना चाहिए, और ताकि जमीनी की हकीकत से वो रूबरू होते रहे। तो हम लोग कोशिश ही करते हैं कि जितनी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो आपसे रूबरू होते रहे, और इसीलिए शिवानंद जी और आत्मदीप साहब के प्रयास से बीच में आपने देखा होगा कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार जैन जी को भी यहाँ पर लेकर के आए। आगे प्रयास करेंगे कि इस तरह से और जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो आप लोगों से यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मिल सके, ये करेंगे हम लोग कोशिश। बिल्कुल जी सर, सर जरूरी है सर। अगले कार्यक्रम में वापस कर रहे हैं जो रह चुके हैं, अब सुबह ही हो रही थी। अवनीश सर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सर अपना आप भी कुछ शब्द बोले, कुछ रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल सर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे करके भी थोड़ा सा रिलैक्स चाह रहे होंगे, और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो अपनी बात भी रखें। तो ओपी रावत जी जो हैं मुख्य सूचना आयुक्त, तो उनका संपर्क है, और वो इस जो रेगुलेटरी बॉडी है जो विज्ञापन से संबंधित जिसके वो सदस्य हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं। तो आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, यदि रावत सर आ जाते हैं एक आध कार्यक्रम में तो आरटीआई और चुनाव आयोग और ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके विषय में अभी जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन भी होने वाले हैं, और उसमें किस तरह की गांव में जो एक ट्रांसपेरेंसी के लेवल पर जो नॉर्मली एमएलएस के इलेक्शन में तो एक स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी के मापदंड जो है वो अपनाए जाते हैं, लेकिन जब ये मामला ग्राम पंचायत का होता है या नगरीय प्रशासन का होता है, नगरीय निकाय चुनाव का होता है, तो वहाँ उस तरह की ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो जाहिर है कि इसमें जो इस फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हैं और खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, तो उनसे अगर चर्चा होगी तो बहुत ही सार्थक चर्चा होगी। बिल्कुल सर। और आपका जो आदेश हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो शपथ पत्र है, जो एफिडेविट है, वो ऑनलाइन करने के लिए, तो हमें लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा इसके विषय में, और ये इम्प्लीमेंटेशन इसका हमें लगता है किसी बार ही होगा, क्योंकि जस्ट अभी होने वाले हैं। जैसे ये एफिडेविट अपना देते हैं ये चीजें आएंगी। और आप उसको देख लीजिए, इसमें अगर आयोग में अगर ये हमने तो इसमें ऑर्डर निकाल दिया था कि ऑनलाइन रखा जाए, और अगर ये ऑनलाइन नहीं होता है तो ये अभी इमीडिएटली आप लोग इसमें, क्योंकि ये आयोग बहुत ही स्पष्ट है, और आयोग के स्पष्ट के बावजूद अगर ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को इसमें हाईकोर्ट का ही एक रास्ता बचता है कि हाईकोर्ट ही उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है आयोग के आदेश को। जी सर, उसको लेकर इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी किए थे, और उसके बाद ही फिर चुनाव आयोग ने उनकी बात मानते हुए फिर ये जो आप देख रहे हैं अभी जो व्यवस्था होती है, जो एक क्लिक पर आप एमएलए की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, एमपी की पूरा उसका जो उसने एफिडेविट फाइल किया होता है वो सब आप ले सकते हैं, लेकिन जब मामला ग्राम पंचायत का आता है तो यहाँ पर नहीं हम लोग देख पाते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, इसके लिए जो भी होगा अभी प्रयास करते हैं, और एक आध लेटर पत्राचार में लगता है कि 1-2 दिन में हम अभी कर देंगे इनको आपके आदेश की प्रति भेज करके, ताकि उनको रिमाइंडर रहे, कहीं वो अपना भूल गए हों। 3-4 महीने 6 महीने पहले का ऑर्डर है तो स्वाभाविक है भूल गए। अभी चुनाव आयोग अभी हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग अभी बिल्कुल फुल फ्लेजेडली काम कर रहा है, सब जगहों की मीटिंग ये सब चल रही है, तो कहीं वो भूल ना गए हो ये आदेश आकर के। आपको तो मालूम है सिस्टम में तो आदेश ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो कोई रिमाइंड कराने वाला चाहिए रहता है उनको। जी, तो इस पे जरूर चर्चा होगी। आगे भी हमारे कोई साथी हैं क्या, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम लोग भी देते हैं, फिर मुझे इजाजत। हाँ सर, वैसे टाइम हो भी गया, हमें लगता है कि हम तो वैसे भी एक्सीड कर रहे हैं हाफ एन आवर, ये हमारा टाइम है, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन है भी नहीं, लोग हो गया 100 जिनका था तो उनका हो गया है सबका। ठीक है। और आदित्य सर कुछ जोड़ना चाहेंगे? हमें लगता है कि आदित्य सर कुछ कार्य में भी कभी कभी अपना सुनते भी रहते हैं और कुछ काम में भी अपने व्यस्त रहते हैं, तो ऑफ हैं, तो ठीक है सर, फिर इसको हमें लगता है कि कार्यक्रम यहीं पर विराम दिया जाए आज का, और अगले को धन्यवाद। हाँ भास्कर प्रभु जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंफॉर्मेशन कमीशन को एक नोटिस भेजी है अपना थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए सेक्शन 4 मैनुअल के सभी पब्लिक अथॉरिटी के। तो वो दायरे में मतलब 1986 के हिसाब में वो होना चाहिए, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सभी इंफॉर्मेशन कमीशन को नोटिस भेजे है। और हमने स्टेट लेवल में इसको फॉलो करके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर भेजा है कि किशन चंद केसी जैन के सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन में से नोटिस भेज के ये टोटल दिया है, तो ऑडिट करने के लिए सेक्शन 4 के मैनुअल्स आप हमें भेज दीजिए। तो ये एक सुधार है, तो अगर वो भी हो सकता है तो कोशिश कीजिए। और शैलेश गांधी ने जी भी वो बताया कि वर्चुअल हियरिंग के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है, लेकिन वर्चुअल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी ट्राइब्यूनल्स और सभी हाई कोर्ट के सभी कोर्ट्स को भी नोटिस भेजी है। और ये भी एक उसका भी एक जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है, क्यों नोटिस इशू नोटिस करके ऑलरेडी हुआ है केसी जैन के अपील के तहत। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सभी एक्टिविस्ट ने फॉलो अप करके एक वर्चुअल हियरिंग का एडवांटेज पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी दिया, और वेस्ट बंगाल ने भी सेक्शन 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस कंसिडर करके स्टेट को भेजा है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट हम तो ये सेक्शन 1986 के हिसाब में हम ये एक तो स्ट्रेस कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो सेक्शन 25 के हिसाब में एनुअल रिपोर्ट देनी है। जब इंफॉर्मेशन कमीशन को टोटल पब्लिक अथॉरिटीज स्टेट के अंडर कितने हैं ये भी उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करना चाहिए। अभी ये कितने, तो हमने तो हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को पूछा कि आप हमारे स्टेट में कितने पब्लिक अथॉरिटीज हैं, तो वो थोड़ा सा वो हिचकिचा गए, और अभी उसके लिए भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हमारे महाराष्ट्र एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेटर भेज रही है कि हमें पूरी लिस्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो कंप्लीट लिस्ट भेजने का है, क्योंकि वो पूरी रिपोर्ट उसके बारे में आना चाहिए एनुअल रिपोर्ट में। तो ये एक हम प्रयास कर रहे हैं, और जब तक इंफॉर्मेशन कमीशन को पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पब्लिक अथॉरिटीज कितने हैं, तो एनुअल रिपोर्ट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि मैंने हमारे स्टेट में कुछ जो स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज है जिधर सभी जगह में IAS ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, जो मेन महाराष्ट्र IT डिपार्टमेंट जो है, जो ऑनलाइन करके जो माना जाता है, उसके वहाँ अभी तक PIOs अपॉइंट नहीं हुए हैं। तो हमने ये पॉइंट आउट करने के बाद में हमने कहा कि जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि आपका एनुअल रिपोर्ट पूरा है। तो ये 2020 का एक बाकी है एनुअल रिपोर्ट, और अभी हम कह रहे हैं कम से कम पहले तो नहीं है, लेकिन इसके आगे तो ये होना चाहिए। तो ये एक कोशिश हमारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि सभी एक्टिविस्ट ने इस चीज का जिक्र करना चाहिए। और वो केसी जैन का जो नोटिस है वो हाई कोर्ट्स के भी भेजा है, ट्रिब्यूनल को भी भेजा है, और सभी इंफॉर्मेशन कमीशन को भी भेजा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत ही एक अलग फॉलो अप करेंगे तो बहुत ही अलग ढंग से इसका असर पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है भास्कर प्रभु सर, वो RTI ग्रुप में तो आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी ये केसी जैन वाला जो मामला है, इन दोनों को सेक्शन 4 और ये वाला भी क्वासी जुडिशियल हियरिंग वाला सुप्रीम कोर्ट, दोनों आप भेज दीजिएगा, और हमें व्यक्तिगत तौर पर भी उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे व्हाट्सएप में। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, और सभी लोग अपने अपने स्टेट में इसको फॉलो अप करें, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा लैंडमार्क होगा। और MP में तो हम लोग खैर सेक्शन 4 वाला अलग से ही करवा लिए हैं। राहुल सर ने बहुत अच्छा निर्णय दिया था, और वो अभी उसकी क्या स्थिति है, अभी उसके लिए हम एक और पत्राचार और RTI लगा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। कुछ जिलों में तो वो शो करने लगा है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है जैसे एक्चुअली रीवा में है, पर उसको देख रहे हैं। अभी हम जल्दी उसको कमिश्नर रीवा संभाग से भी हमने बात की थी, और उन्होंने इस विषय पर कहा था कि हमने हालांकि पत्र तो भेज दिया था जब हमारे पास आया था, लेकिन हम उसका एक जो
क्या उसमें हुआ एक्शन टेकन, वो हमने जानकारी अभी नहीं ली है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर जल्दी एक्शन लेंगे तो रीवा संभाग में और इस तरह से। पर आप चूंकि ये हाई जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बता रहे हैं और सभी स्टेट्स के लिए है तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 102 में अगले कार्यक्रम में हम लोग संडे को फिर मिलेंगे और कोई नए टॉपिक के साथ में डिसाइड करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।